हेलो, नमस्ते, नमस्कार सभी को नमस्ते, नमस्ते सभी को। आज हम बात करने वाले हैं आपके आगे के जो पेज नंबर वाइज़ हैं जिसमें आपके 50 टू 57 इसके पहले के सारे लेक्चर्स सारे आपको पीडीएफ आपको सारी चीज़ें ऐप पे उपलब्ध है। ऐप पे या वेबसाइट पे आपको लॉगिन कर लेना है, जाना है आपको biharagriculture.co.in। वहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना है biharagriculture.co.in। वहाँ पे आपको एक फ्री कोर्सेज़ का सेक्शन दिख जाएगा। फ्री कोर्सेज़ में जैसे ही जाओगे, फ्री कोर्सेज में जाने के बाद आपको ये नेमरा शुंदा बुक लेक्चर दिख जाएगी। व्यू पे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे पूरे कोर्सेज दिख जाएंगे। नहीं तो आपको कोर्सेज में जाना है, वहाँ पे नेमरा शुंदा का कोर्सेज दिख जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। या एप्लीकेशन पे हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। या तो सीधा से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बॉक्स दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसका हर चीज को एक्सेस कर सकते हो। आज हम बात करने वाले यूनिट नंबर 4, जो कि आगे का पेज नंबर है हमारा पेज नंबर 50 टू 57। इसमें जितने भी यूनिट आएंगे उस सब सारी चीज़ों को खत्म करते हुए चलेंगे। और इसका एमसीक्यू सेशन आपके रात के क्लासेस में हो जाएगी, जो कि लाइव सेशन के साथ होती है, तो आप उसमें भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपको नोटिस कैसे मिलेगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और समझिए क्या चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या चीज़ें नेमरा शुंदा बुक में दी गई है। चलो, अब सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स की बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आपके दो टाइप्स में बांटे गए हैं, जो एग्रोनॉमिकल मेजर्स देन मैकेनिकल मेजर्स। ठीक है, मेथड ऑफ सॉइल जो कंजर्वेशन है, सॉइल को कंजर्व करने के लिए आपको दो मेथड्स आपके दिए गए। एक हमारा क्या है, एग्रोनॉमिकल मेजर्स है, दूसरा हमारा मैकेनिकल मेजर्स है। ठीक है, उसमें अब हम एग्रोनॉमिकल मेजर्स की बात करते हैं। ठीक है, जो मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है ये आपका दो टाइप्स का है, एग्रोनॉमिकल और मैकेनिकल। तो अब एग्रोनॉमिकल में आपके तीन टाइप्स हैं, जो कि एक कंटूर कल्टीवेशन, मल्चिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, एग्रोनॉमिकल मेजर जो है वो दिस सिस्टम ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेथड इज अडॉप्टेड वेयर द स्लोप एलिवेशन इज लेस देन 2%। याद रखना है आपको, एग्रोनॉमिकल मेजर्स को हम किस समय हम लोग यूज करते हैं, किस प्रकार का मेथड है, तो ये हमारा सॉइल कंजर्वेशन मेथड है। कब अडॉप्ट करते हैं, जब हमारा स्लोप एलिवेशन जो होगा वो लेस देन 2% होगा। ठीक है, लेस देन 2% होगा, और इरोजन जो होगा प्रॉब्लम वो बहुत ही कम होगा, वेरी लेस होगा। और इस मेथड क्या इंक्लूड करता है, कंटूर को करता है, मल्चिंग को करता है और स्ट्रिप क्रॉपिंग को कहता है। ये एग्रोनॉमिकल मेजर्स के बारे में जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। एग्रोनॉमिकल मेजर्स में आपके कंटूर कल्टीवेशन, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग आते हैं। और ये किस समय इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, जब हमारा स्लोप एलिवेशन जो होगा वो 2% से कम होगा, 2% से कम होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कंटूर कल्टीवेशन की। दिस इज द मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर श्रोन अक्रॉस द स्लोप। जब हम स्लोप पे फसलों को उगाते हैं तो हमारा कंटूर कल्टीवेशन कहलाता है। इसके क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट्स ऑफ कंटूर फार्मिंग आर इट कंजर्व द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड बाय रेन एंड वाटर। क्या होता है कि वर्षा के कारण से क्या होता है, और वर्षा या कह लो उसके वाटर से क्या होता है, हमारा जो रन ऑफ होता है उससे क्या होता है कि हमारा सॉइल जो होता है वो इरोडेड हो जाता है। इसको कंजर्व करने के लिए कंटूर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। इट कंजर्व द सॉइल फर्टिलिटी, और ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को कंजर्व करता है, संरक्षित करता है। इट कंजर्व्स वाटर एंड वाटर मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल में वाटर मौजूद होते हैं या वाटर मॉइस्चर मौजूद होता है उसको भी कंजर्व करने में मदद करता है। तो हमारा कंटूर कल्टीवेशन ये कहला जाएगा। देन व्हाट इज मल्चिंग। मल्चिंग क्या है, तो व्हाट इज पहले हम मल्च की बात कर लेते हैं, फिर हम मल्चिंग की बात कर लेंगे। तो मल्च क्या होता है, मल्च इज एनी मटेरियल। मल्च जो है किसी प्रकार का एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो सकता है जो कि यूज किया जा सकता है कवर द सॉइल। सॉइल को कवर करने के लिए हम किसी भी चीज की इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारा मल्च कहलाता है। जैसे में आपका क्रॉप रेसिड्यू हो जाता है, जो भी क्रॉप का, जैसे लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गया, अगर उसको सॉइल सरफेस पे रख देंगे तो वो हमारा मल्च के रूप में काम में लाया जाता है। लिफ मैन्योर, पॉलीथीन फिल्म्स जो कि मेनली ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ब्लैक कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, वार्म रखता है। ठीक है, एंड मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्या कहलाते हैं, मल्च कहलाते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज मल्चिंग। देन मल्च अगर हम जान ले कि हाँ एक प्रकार का कोई मटेरियल है जो हम सॉइल को कवर करते हैं। ठीक है, फॉर गुड रिटेंशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर बना रहे उसमें। ठीक है, इस सब के लिए। लेकिन व्हाट इज मल्चिंग अब बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ इंटरकल्चरल ऑपरेशन। ये क्या है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन है इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्च मटेरियल एग्जाम्पल में क्रॉप रेसिड्यू, लीफ मैन्योर, पॉलीथीन फिल्म्स।
या मैन्योर्स की बात कर ले, तो ये हमारा मल्च मटेरियल है। इज यूज टू कवर द सॉइल, क्यों क्या हम कवर करते हैं सॉइल को, लेकिन क्यों? तो इट इज परफॉर्म टू चेक इवापोरेशन लॉसेज, ये क्या है, इवापोरेशन जो लॉसेज होती है उससे बचने के लिए, टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, और सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। जो मल्चिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस है टू कंजर्व द मॉइस्चर, reduce evaporation losses, maintain and conserve the soil। तो ये काफी इफेक्टिव मेथड है मल्चिंग करना, और हम लोग अक्सर प्रैक्टिस करते हैं। आप जब भी जाओगे रिसर्च वर्क के लिए या कभी भी जाओगे, आप जो बढ़िया तरीके से जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स के हिसाब से जो खेती कर रहे होते हैं, वो आराम से मल्चिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आपको ये आम आपको हर एक चीजों के पास आपको देख सकता है, हर एक क्रॉप्स में आप देख सकते हो, मेनली स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, पोटैटो, ये सब में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मेन वर्क ये हमारा है कि सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करता है और इवापोरेशन लॉसेज को कम करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है। देन हम स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करें। स्ट्रिप क्रॉपिंग ये क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच क्रॉपिंग इज डन in a way that those crop which are erosion promoting and those which are erosion resisting are shown in a strip manner in alternate way। इसमें क्या कह रहा है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है एक प्रकार का सिस्टम है क्रॉपिंग का, जिसमें क्या होता है कि क्रॉपिंग जो हम लोग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं जैसे कि क्रॉप जो है वो इरोजन प्रमोटिंग होगा, ठीक है। एक हमारा क्रॉप जो होगा वो इरोजन प्रमोटिंग होगा और दूसरा हमारा इरोजन रेसिस्टिंग होगा, ठीक है। एक हमारा इरोजन प्रमोटिंग होगा, एक हमारा इरोजन रेसिस्टेंटिंग होगा। तो उस तरीके से हम लोग और अल्टरनेट मैनर से इस तरीके से लगाते हैं, स्ट्रिप मैनर में, अल्टरनेट वे से, तो हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। चलो अब इसमें देखो नोट में लिखना है, नोट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्रॉप डेट आर इरोजन रेसिस्टिंग एंड जनरली क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स और दे आर सुटेबल फॉर डेंसली प्लांटेड क्रॉप। और जो हमारा इरोजन रेसिस्टेंटिंग है ना, जो हमारा इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? जनरली ना क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स करते हैं। और जो डेंसली प्लांटेड क्रॉप्स होता है यानी सटा सटा के हम लोग खेती करते हैं, ठीक है। उसको सोन जो करते हैं उस एकदम सटा सटा के करते हैं, मतलब क्लोज प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होता है। ये हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं मैकेनिकल मेजर्स की। ये देखो मैटर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन दो प्रकार का, एक था हमारा एग्रोनॉमिकल, दूसरा था हमारा मैकेनिकल। एग्रोनॉमिकल में हमने तीन बातें किया, कंट्रोल कल्टीवेशन, मल्चिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। अब मैकेनिकल मेजर्स की बात करते हैं। मैकेनिकल मेजर्स में आपके ग्रेडेड बंडिंग आ गए, कंटूर बंडिंग आ गए, ब्रॉड बेड फॉरो सिस्टम आ गए, सब सॉइलिंग आ गए, बेंच ड्रेसिंग हो गए, वर्टिकल फार्मिंग, वेजिटेटिव बैरियर, जिंक बैरियर, ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो ये सारे चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि आपके नेमरा शुंदा बुक में भी दी गई है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले कंटूर बंडिंग की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज परफॉर्म्ड इन एन एरिया वेयर स्लोप इज नियर बाय 6%। अगर स्लोप जो होगा 6% के आसपास होगा तो हम लोग कंटूर बंडिंग करेंगे। देन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इज एरिड, और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा? एरिड होगा और सेमी एरिड होगा। हाई फिल्ट्रेशन रेट होगा, हाई परमिएबिलिटी होगा, तो हम इस सब में कंटूर बंडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कंटूर बंडिंग हम कब करते हैं? तो कंटूर बंडिंग हम कब करते हैं? जब हमारा स्लोप जो एलिवेशन होगा वो 6% के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका रीजन जो है वो एरिड होगा या सेमी एरिड के आसपास में होगा। इसमें जो होगा हाई इनफिल्ट्रेशन रेट होता है और हाई परमिएबिलिटी होता है, तो ठीक है। तो अगर इस सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम कंटूर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस, कंटूर बंडिंग की प्रैक्टिसेज जो होगी वो हम लोग कर सकते हैं। और ये किसके अंतर आएगी? तो मैकेनिकल मेजर्स के अंतर्गत आएगी। नाउ अब ग्रेडेड बंडिंग की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रॉप कंजर्वेशन इज परफॉर्म्ड इन एन एरिया हैविंग द फ्लोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया होगी? तो रेनफॉल जो होगा वो हमेशा होना चाहिए तो मोर देन 800 mm पर ईयर होना चाहिए, यानी एक साल में एनुअली रेनफॉल जो होना चाहिए वो 800 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तो हम ग्रेडेड बंडिंग की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या जो क्रॉप कंजर्वेशन टेक्निक है उसकी हम लोग कर सकते हैं। देन स्लोप शुड बी बिटवीन 2 to 10%, और इसमें स्लोप जो होनी चाहिए वो 2 to 10% होनी चाहिए। कंटूर बंडिंग में कितनी स्लोप परसेंटेज थी? तो 6%, ठीक है, 6% ही थी ना, देखो 6% के आसपास। देन आपके 2 to 10% आपके स्लोप होने चाहिए ग्रेडेड बंड के लिए। और यहाँ पे देखो नोट में दिया गया कंटूर एंड ग्रेडेड बंडिंग मेथड्स आर जनरली परफॉर्म्ड इन इंडिया,
और जो है कंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंडिंग, ये स्पेशली इंडिया में ही आपके जनरली जो होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं। अब सब सॉइलिंग की बात करें, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हार्ड पैन ऑफ सॉइल, जो हमारा कठोर परत होता है सॉइल का, उसको ब्रेक करने का एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक क्रियाएं है, एक प्रक्रियाएं है बाय द सब सॉइलर। किसके मदद से? तो बाय सब सॉइलर के मदद से। एट 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ, 30 से 60 सेंटीमीटर नीचे डेप्थ गहराई तक, और 90 से 180 सेंटीमीटर इंटरवल में जो गैप होगी उसके बीच के। दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिकल मेजर्स, और ये एक प्रकार का मैकेनिकल मेजर्स है ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, जो कि कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को। सॉइल जो बाहर चले जाते हैं किसी कारणवश, चाहे वो वर्षा के कारण से हो, वो चाहे वाटर इरोजन हो, चाहे विंड इरोजन हो, किसी भी कारण से अगर चले जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक मैकेनिकल मेजर्स काफी यूजफुल है, सब सॉइलिंग है, इफेक्टिव है। ठीक है, ये क्या करता है? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हार्ड पैन ऑफ द सॉइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ब्रॉड बेड फॉरो सिस्टम। इसमें क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ लैंड प्रिपरेशन बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स और प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स। ये क्या है? एक प्रकार का लैंड प्रिपरेशन है जो हम लोग सोइंग से पहले करते हैं या प्लांटिंग क्रॉप के प्लांटिंग से पहले करते हैं। इन दिस मेथड अ लैंड प्रिपरेशन द फील्ड इज डिजाइंड इन अ ब्रॉड बेड फॉरोज। इस मेथड में क्या होता है ना, ME होगा। ठीक है, मेथड में क्या होता है कि लैंड प्रिपरेशन जो होता है वो फील्ड जो है, लैंड प्रिपरेशन जो करते हैं फील्ड का, वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो हमारा ब्रॉड बेड फॉरोज के आकार का होता है, उसके शेप का होता है। दिस इज परफॉर्म टू कंट्रोल सरफेस वाटर ड्रेनेज। ये क्या करता है? ये क्यों परफॉर्म किया जाता है? क्योंकि हमको कंट्रोल करना होता है सरफेस वाटर ड्रेनेज का। ड्यूरिंग किस समय? तो हैवी रेनफॉल के दौरान या मानसून पीरियड के दौरान क्या होता है कि खेतों में पानी लग जाते हैं, तो बढ़िया तरीके से जल निकासी नहीं हो पाती है, जिससे हमारे क्रॉप जो होते हैं वो सर के डैम्पिंग ऑफ हो जाता है या सर के गल के मर जाते हैं। ठीक है, तो उससे बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सरफेस वाटर ड्रेनेज का हैवी रेनफॉल और मानसून पीरियड के दौरान। जनरली फाउंड इन डीप ब्लैक सॉइल, और ये जनरली डीप ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं, ब्रॉड बेड फॉरो सिस्टम। अब बात करते हैं बेंच ट्रेसिंग। बेंच ट्रेसिंग क्या होता है? दिस इज टाइप ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेथड, है ना, ME होगा। मेथड इज एडॉप्टेड इन फ्लोइंग क्राइटेरिया, जो कि इसमें लैंड्स हैविंग स्टीप स्लोपिंग अलोंग विथ अंडुलेटिंग लैंड, स्लोप रेंजिंग 16 to 33%। तो आपके हर एक के स्लोप आपको याद रखने। कंटूर बंडिंग में 6% था, उसके बाद ग्रेडेड बंडिंग में 2 to 10% था। इसमें देखो बेंच ट्रेसिंग में आपके 16 to 33% है। देन जिंक बैरियर। जिंक बैरियर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ क्रॉप कंजर्वेशन इज कंस्ट्रक्टेड इन एन एरिया हैविंग द फ्लोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? तो मीडियम टू डीप सॉइल होनी चाहिए, सबसे मेन पहला क्राइटेरिया। देन उसके बाद मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज, है ना ज्यादा वर्षा होना चाहिए, ना ज्यादा कम वर्षा होनी चाहिए, मॉडरेट में होना चाहिए। चलो, उसके बाद स्लोप जो होनी चाहिए वो 3 to 10% होना चाहिए। ग्रेडेड बंडिंग का कितना था? 2 to 10%। इसका कितना है? जिंक बैरियर का कितना था? कितना है? 3 to 10%। तो इसको इस तरीके से आप जब इंटरकनेक्ट करते हुए चलोगे ना सारी बातों को, तो आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो सर जी शत्रुधन वाला क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? देखो, समझाने के लिए। जब आप कुछ अच्छे से जेस्चर से करते हो ना, तो आपको अच्छे से समझ में आती है। तो मेरा ये प्रयास होता है कि आप अभी के लेक्चर्स को अभी सीखते हुए चलो, समझते हुए चलो। तो इसके लिए जो एफर्ट लग सकता है मैं देने को पूरी तैयार हूँ। आप भी इसमें थोड़ा एफर्ट दीजिए, थोड़ा अच्छे तरीके से माइंड फ्रेश होकर देखिए इस वीडियो को। अभी तो बहुत सारा सूत के देख रहा है ना, सोया हुआ है फिर भी देख रहे हो, तो थोड़ा सा फ्रेश हो गए, ताकि आपके अंदर जो दिमाग में जाएगी ये बात, जो आपके मेरे जो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, वो काफी अच्छे तरीके से सोई जाए, है ना, बढ़िया तरीके से उसमें पास आउट हो आपके दिमाग में। तो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से फ्रेश अप होके कोई भी आपको लेक्चर, कोई भी, ये नहीं कि मेरा ही लेक्चर, कोई भी आप लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा फ्रेश होके देखोगे तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। चलो, अब वेजिटेटिव बैरियर की बात कर ले, जिंक बैरियर की बात कर लिए। 3 to 10% हमारा स्लोप जो रहता है, तो हम तब जिंक बैरियर की प्रैक्टिस कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। अब वेजिटेटिव बैरियर की बात करें तो दीज आर द क्लोजली ग्राउंड प्लांटेशन जनरली सर्व्स और ग्रास ग्राउंड्स अलोंग कंटूर फॉर इरोजन कंट्रोल। ये इसमें क्या होता है वेजिटेटिव बैरियर में, कि सिर्फ वेजिटेटिव जो भी होता है, चाहे सर्व्स हो, ठीक है, या कोई भी ग्रासेज हो, हम उसको लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा इरोजन जो होता है वो कंट्रोल होता है। जो भी हमारे इरोडेड एरिया होते हैं वहां पे इसको उगाया जाता है। कोई भी सर्व्स हो जाए, कोई भी ग्रास हो जाए, ये क्या करता है कि सॉइल को एकदम पकड़ के रखता है। तो कोई भी जितना भी वर्षा हो जाए वो जाने नहीं देता है, मिट्टी को जकड़ के रखता है। तो ये इस तरीके से इसको हम वेजिटेटिव बैरियर कहते हैं। तो खुश जो है, खुश एक प्रकार का हमारा वेटिवेरिया जेनालिका, खुश एक प्रकार का हमारा सर्व्स है
ये जो होता है काफी यूज किया जाता है फॉर दिस पर्पस, तो याद रखिएगा खुश। ठीक है, चलो। वर्टिकल मल्चिंग में क्या होता है? वर्टिकल मल्चिंग मींस होता है डिगिंग नैरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रॉ और क्रॉप रेसिड्यू इन दिस ट्रेंचेस। इट इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन अ कॉफी गार्डन। ये स्पेशली कॉफी गार्डन में, जो कि स्पेशली कर्नाटका एरिया में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और पता है कर्नाटका हमारी इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी प्रोडक्शन का। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ब्राजील हो जाता है, इंडिया हमारा 7th पोजीशन पे आता है। ठीक है, कॉफी के प्रोडक्शन में ब्राजील जो है वो पहला स्थान पे आता है, और इंडिया कितने स्थान पे आता है? 7th नंबर पे आता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट और लार्जेस्ट प्रोडक्शन है कॉफी का? तो हमारा कर्नाटका आ जाता है। ठीक है, तो इस सारी चीजों को आपको पहले जो बता दी गई है उसको आपको अच्छे तरीके से देखना है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट से, है ना? बढ़िया है एकदम स्लाइड, अच्छा है, अच्छा है। बिग थैंक्स टू वन ऑफ माय और वन ऑफ योर फ्रेंड, है ना? काफी अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया, काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया था। बहुत बढ़िया बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये पूरा स्लाइड्स। तो अब बता दो इस तरीके का स्लाइड चाहिए या जो ब्लैक और ऐसा करके था वैसा स्लाइड चाहिए, है ना? चलो, क्लाइमेट। क्लाइमेट की बात करें, व्हाट इज द क्लाइमेट, व्हाट इज यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज वेदर। तो हम क्लाइमेट, देखो क्लाइमेट क्या है। सबसे पहले क्लाइमेट एक प्रकार का, मैं कुछ समझा देता हूँ, ये सीधा यहाँ से डायरेक्ट है लेकिन मैं कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, देखो व्हाट इज, यहाँ पे क्लाइमेट जो हमारा यूनिट नंबर 5 हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ये अलग यूनिट है, वहां तक खत्म थी, उसके बाद एक्स्ट्रा, सॉरी एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ऐड कर दिए हम यूनिट नंबर 5 जो कि क्लाइमेट है। आपके सेम पेज नंबर से आपके चल रहे हैं, 52 57 के अंदर ही आ रहा है। तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट आपके लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं। अब वेदर देखो, वेदर जैसे अभी जस्ट वर्षा हो रही है, हो सकता है 2 घंटा के बाद वर्षा ना हो, रुक जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वेदर कहलाएगा। लेकिन क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट हमारा तुरंत क्षण भर में नहीं बदल जाएंगे। ऐसे होता है ना, एगो फिल्म, एगो गाना था ना, क्षण भर में, पल भर में, कुछ ऐसा कर गया था ना, बदल जाते हैं लोग, इस तरीके से। तो वही वाला है कि पल भर में जो बदल जाए वो हमारा वेदर कहलाता है, और जिनको बदलने में सालों लग जाते हैं वो हमारे क्लाइमेट कहलाते हैं। वो दिल फेक आशिक होते हैं, है ना? वो दिल फेक आशिक होते हैं, दीवाना होते हैं, वो हमारे क्लाइमेट हो गए। और जो चलते फिरते सड़क छाप रोमियो हो जाते हैं वो हमारे वेदर हो जाते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आजकल के जनजी वे में कह ले तो ये हमारा वेदर और क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन हो गई मेरे तौर से। आई होप आप समझ गए होंगे। पूछा जाता है ये कि जो शॉर्टर पीरियड में चेंज हो जाए वो क्या कहलाती है? ऑप्शन में दे देगा क्लाइमेट, वेदर, नन ऑफ दिस या बोथ। तो हमारा जो शॉर्टर पीरियड होगा वो हमारा वेदर हो जाता है, लॉन्गर पीरियड में चेंजेज अकर होते हैं वो हमारे हो जाते हैं आपके क्लाइमेट। ठीक है, चलो, तो हम क्लाइमेट वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज वेदर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जो है also एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन ऑफ एन एरिया और प्लेस विच इज जनरली बिगर, जो कि बिगर होता है। इट इज कंडीशन रिगार्डिंग टू अ लार्जर एरिया। तो ये कंडीशन होता है वो रिगार्डिंग टू अ लार्जर एरिया, है ना? ये नहीं कि बस जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक जगह पे रह रहे हैं तो क्लाइमेट जो चेंज होगा सिर्फ हमरे जगह पे होगा, बाकी और जगह पे नहीं होगा। यानी हमर गांव, देहात भाषा में हम समझाते हैं। देखो मान लेते हैं कि हमर गांव, एगो मान लेते हैं हमर गांव, मान लेते हैं समस्तीपुर है, चलो समस्तीपुर है। तो क्या लगता है कि क्लाइमेट जब चेंज होगा तो सिर्फ समस्तीपुर में होगा? अगर ऐसा सोच रहे हो तो बुर्बक हो। ऐसा अगर सोच रहे हो क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो सिर्फ समस्तीपुर में होगा तो बुर्बक हो। क्लाइमेट जब चेंज होता है तो सिर्फ समस्तीपुर में नहीं होगा, बाकी और जो आपके आसपास में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बाकी और जो जैसे बात कर ले बेगूसराय, तो ये सब जगह पे चेंजेस होगी। क्लाइमेट जो होगा वो बिगर एरिया में चेंजेस ऑकर करता है। लेकिन अगर वेदर की बात कर ले तो हो सकता है कि समस्तीपुर में वर्षा हो रही है तो बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में एकदम खिलखिलाती धूप होगी। अगर मान लेते हैं कि मुजफ्फरपुर में वर्षा हो रही है तो हो सकता है कि समस्तीपुर में खिलखिलाती धूप हो, कीचड़ ना हो, और मुजफ्फरपुर में कीचड़ हो सकता है, क्योंकि ये वेदर है, ये शॉर्ट पीरियड में क्षण भर में बदल जाते हैं। ये रोमियो होते हैं, सड़क छाप रोमियो होते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो काफी लॉयल होता है अपने इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट के प्रति। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसी को बोल रहा है कि इट इज कंडीशन रिगार्डिंग टू अ लार्जर एरिया, नॉट अ शॉर्ट एरिया, नॉट अ स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, चलो, इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना? इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
क्लियर, ये क्लाइमेट हो गया। एग्जाम्पल में देखो बात, अ कंट्री और अ कंटिनेंट, पूरा एक देश बदलता है, एक देश का सीधा मौसम चेंज हो जाता है। अब देखो जैसे बात कर लेते हैं पूरा भारत में अभी समर सीजन चल रहा है, तो हर एक में समर आ रहा है। अब देखो तुरंत में हमारा मानसून आ गया है, तो पूरे में मानसून आ गया होगा, ना कि सिर्फ हमारे इधर मानसून है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि 2 घंटा के बाद कभी मेरे इधर वर्षा होती है तो कभी आपके इधर नहीं होती होगी। तो ये हमारा वेदर है, नॉट क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज नहीं होता, मौसम बदलते हैं। क्लाइमेट का हिंदी होता है जलवायु। क्या होता है? जलवायु। और वेदर का मतलब होता है मौसम। तो मौसम चेंज होते हैं जो 2 घंटा में बदल जाते हैं। क्लाइमेट जो होता है वो एकदम सालों लगाता है और पूरा एक कंट्री के बदल देता है, वो पूरा कंट्री के मौसम में चेंज कर देता है, कंट्री के क्लाइमेट में चेंज कर देता है। समझ गए या नहीं समझे? बता दो, नहीं तो फिर से समझा देंगे जी, है ना। वेदर देखो, वेदर क्या है? अ स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम, है ना। इट इज कंडीशन रिगार्डिंग टू अ स्मॉल एरिया, बिल्कुल। इट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपको बता दिया। जैसे कि एक टाउन, जैसे कि हमारा सिटी में या विलेज में, ठीक है, हमारा विलेज में वर्षा हो रहा है, तो विलेज में नहीं होगा। सिंपल है, आपके विलेज में वर्षा हो रही है तो मेरी इधर वर्षा नहीं होगी। आपके इधर दलदली होगा, आपके इधर पूरा कीचड़ होगा, मेरे इधर कीचड़ नहीं होगा क्योंकि वर्षा नहीं हुई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट पीरियड में जो चेंजेस अकर करते हैं तो वो हमारे वेदर कहलाते हैं, और लॉन्ग पीरियड में जो चेंजेस अकर होती है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। और जो बेस्ट एग्जांपल आपको बताने के लिए कि वेदर का बेस्ट एग्जांपल हमारा सिटी, हमारा टाउन, ये वेरीज करता रहता है, ठीक है। और वही क्लाइमेट की बात करें तो पूरा कंट्री, जैसे भारत में कोई और सीजन चल रहा होगा, कुछ और क्लाइमेट है, लेकिन हमारा अमेरिका में कुछ अलग होगा, ठीक है। चलो, समझ गए होगे, है ना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। These layers are as follows। जो मेन 4 लेयर्स में आपका बांटा गया है, जैसे यहाँ पे देख लो लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के बाद ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो मेनली हमारा देखो 1 2 3 4 5 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली माना गया है आपके 4, ठीक है। मेनली आपके 4 लेयर माने गए। जो एक्सोस्फेयर है वो हमारा थर्मोस्फेयर में ही आ जाता है, ठीक है, इसलिए इसको एक साथ ही माना गया है। तो चलो, यहाँ पे आपको याद रखना है ट्रोपोस्फेयर। अगर पूछा जाएगा कि कितने लेयर पाए जाते हैं तो आपको 4 लिखना है, ठीक है। अगर कौन कौन सा होगा, अगर एक्सोस्फेयर एक्स्ट्रा में दिया गया तो आप एक्सोस्फेयर को मान सकते हो, लेकिन आपके बुक के अनुसार सिर्फ 4 ही दिया गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। चलो आगे बातें करें, और आपको ये याद रखना है, ठीक है। एडिशनल में ट्रोपोस्फेयर के बाद सीधा ओजोन लेयर होता है। ये बार बार पूछे जाते हैं कि ओजोन लेयर किस 2 लेयर के बीच में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। O3 इसका फॉर्मूला होता है, पता होगा आपको। देन उसके बाद मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। नाउ ट्रोपोस्फेयर के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये लोअर मोस्ट लेयर है और एटमॉस्फेयर का हाइट होता है 8 से 18 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जितना हम एल्टीट्यूड ऊपर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता जाएगा। ये ट्रोपोस्फेयर की बात है। देन ऑल वेदर फेनोमेनन लाइक क्लाउड्स, रेन, मिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर हेयर। जितने भी आपके वेदर के फिनोमेना होते हैं ये सारी चीजें ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत होती है। देन डेंस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारा यही होता है ट्रोपोस्फेयर। देन कंटेन्स 85% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो है ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर का 85% तक ट्रोपोस्फेयर ही पाया जाता है, ठीक है, जिसमें आपके हर एक वेदर फेनोमेना होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। ये हमारा सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। इसका हाइट होता है 18 से 50 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर कितना से कितना था? 8 से 18, और 18 से 50 हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। देन टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना हमारा उतना हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में हमारा नहीं था ऐसा। जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना आपके ठंडा होते जाएंगे, ठीक है। चलो, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओवर हेयर एंड UV rays are absorbed due to ozone layer and hence it is called ozonosphere। और इसको ओजोनोस्फेयर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ओजोनोस्फेयर को, ओजोन लेयर को ये रखता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड ओजोन इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और ये 18 से 50 किलोमीटर तक का रेंज रखता है, और हमारे 25 किलोमीटर जो अर्थ सरफेस से हमारे यहाँ पे ओजोन लेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओजोन लेयर, ठीक है। चलो आगे मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की बात करते हैं। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम हाइट 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। क्लियर हुई?
ट्रोपोस्फेयर हमारा 8 से 18, 18 से 50 हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर हमारा 50 से 80 किलोमीटर के पाया जाता है। ये कोल्डर रीजन होता है और स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, और जितना हम ऊपर चलते जाएंगे उतना हमारा डिक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या था, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना डिक्रीज करेगा टेम्परेचर। देन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या था, जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर भी इंक्रीज करता हुआ जाएगा। देन उसके बाद मेसोस्फेयर में क्या था, जितना आप टेम्परेचर ऊपर चलते जाओगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर के बारे में पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो होता है वो एक्सट्रीमली लो होता है और हाइट आपका 80 से 1600 किलोमीटर। ठीक है, फिर से हम हाइट के वाइज से हम कंपेयर कर ले। चलो ट्रोपोस्फेयर याद करते जाओगे, बुआ बोलते जाओगे, नहीं बोलोगे नहीं याद होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट वाले चीजें लॉजिक लगाओगे, समझने की कोशिश करोगे, हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। देखो ट्रोपोस्फेयर 8 से 18 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर हमारा मेसोस्फेयर। फिर उसके बाद आ जाते हैं आइनोस्फेयर जो कि हमारा 80 से 100 किलोमीटर, 80 से 1600 किलोमीटर के आसपास हाइट होते हैं। ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस। देन एक्सोस्फेयर जो होता है इज द लेयर अबव आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर के ऊपर हमारा एक्सोस्फेयर पाया जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, इसमें भी आपका क्या होता है, आइनोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब आप एल्टीट्यूड भी इंक्रीज करते हो तो। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ थर्मोस्फेयर इज नोन एज आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के नीचे वाला लेयर हम कहलाते हैं आइनोस्फेयर, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं एक्सोस्फेयर। लोअर रेंज रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस आयोनाइज्ड लेयर, और ये इस आइनोस्फेयर में ही रेडियो का कम्युनिकेशन होता है। बार बार पूछा जाता है ये रेडियो का कम्युनिकेशन किस लेयर से होता है, तो आइनोस्फेयर से होता है। वहीं ओजोन लेयर कितने सेंटीमीटर पे कितने किलोमीटर पे पाए जाते हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस, 25 किलोमीटर। किस लेयर के अंतर्गत पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंतर्गत। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर का कितना अर्थ सरफेस से दूरी होता है, तो 18, स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, चलो सारी चीजों आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेरिक एयर और प्रिंसिपल गैसेज ऑफ एटमोस्फेयर। हम गैसेज की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन हमारा पूरे वॉल्यूम के अनुसार कितने पाए जाते हैं, तो 78.08%। ऑक्सीजन की बात करें तो 21.95, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में 21% भी मान के चलते हैं। ठीक है, 21%। आर्गन की बात करें तो 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03, देन नियॉन की बात करें तो 0.0018। ठीक है, ये हमारी कंपोजिशन है जो कि आपको याद रखने। अब हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर की बात कर लेते हैं। सॉइल एयर की नाइट्रोजन इज मोर और लेस सेम एज इन द सॉइल, ऑक्सीजन लेवल जो होता है स्लाइटली डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर, सिंपल सी बात है। CO2 लेवल जो होता है वो नियरली 8 से 10 टाइम्स मोर होता है, ज्यादा होता है, अप्रोक्स 0.25% एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है, लेकिन जो वहीं पे बात करें तो हमारा CO2 लेवल वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बातें आपके। देन ये हमारा पूरा था। आप अगर इसका लेक्चर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे जाके आप आराम से देख सकते हो, www.biharagriculture.co.in। वहाँ पे जाके आप हर चीजें कर सकते हो, और आशा करते हैं कि ये पूरी मटेरियल आपको अच्छी लगी होगी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं सोलर कांस्टेंट के बारे में। एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एट ऑकर एट आउटर बाउंड्री ऑफ सनलाइट हेल्ड नॉर्मल टू सनलाइट एट द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ये हमारा कहलाता है सोलर कांस्टेंट। क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो फॉल करता है 1 मिनट में सरफेस एरिया पर, जो कि 1 मीटर स्क्वायर के दर से होता है एट आउटर बाउंड्री ऑफ सनलाइट। ठीक है, और क्या करता है कि ये हमारा हेल्ड करता है नॉर्मल टू सनलाइट, और क्या करता है एट मीन डिस्टेंस। ठीक है, एट मीन डिस्टेंस। ये हमारे क्लियर हो गई बातें। देन देखो इट्स वैल्यू इज 1.94 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। अच्छा, बहुत बढ़िया, इस पूरे टर्म को आपको याद रखने। SI यूनिट क्या होता है, 1353 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, 1353 at watts per meter square. The solar radiation is received in the form of electromagnetic waves या particles are called quanta और photons, है ना। जो सोलर रेडिएशन जो होता है वो रिसीव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिसको कहा जाता है क्वांटा या फोटॉन्स। ठीक है, चलो अब पीआर क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन लिप्स जो यूज करता है सोलर एनर्जी इन वेवलेंथ्स फ्रॉम 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया था वेवलेंथ जब आप पढ़ रहे थे रिमोट सेंसिंग में। वो आपका कितना होता है, तो जो
0.4 टू 0.7 मिलीमीटर सॉरी माइक्रोमीटर जो होता है वो वेवलेंथ जो होता है वो सोलर एनर्जी को यूज करता है ग्रीन लीव्स। और द रेडिएशन जो होता है वो 400 से 700 जो माइक्रोमीटर होते हैं इज मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। यानी फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन में जैसे जो भी रेडिएशन सनलाइट से आते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे या बोल ले तो लीफ के प्लांट के लीफ पार्ट्स पे, तो वो क्या करता है, वो यूज करता है फोटोसिंथेसिस को एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए इसका पूरा नाम PAR दिया गया, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो कि आपके 400 से 700 माइक्रोन मीटर से के बीच में पाया जाता है, जो कि मोस्ट एक्टिव होता है और मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर। और जो मेजर किया जाता है वो क्वांटम सेंसर के द्वारा किया जाता है। यूनिट इसका क्या है, आइंस्टीन है या वाट पर मीटर स्क्वायर है। देन लक्स क्या होता है, ये पूछा जाता है। लक्स क्या होता है, लक्स जो है वो इट इज ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ मेजर्स इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को माप रहे, किसका ब्राइटनेस, तो सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के ब्राइटनेस को मापने के लिए यानी इंटेंसिटी को मापने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते थे उसका नाम लक्स था। ठीक है, एक प्रकार का यूनिट था। ठीक है, चलो स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये मेजर करता है सोलर रेडिएशन को इन नैरो वेव बैंड्स, है ना। सीधा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्पेक्ट्रोमीटर का। इसका यूनिट क्या होता है, लक्स होता है। लक्स क्या है, एक प्रकार का यूनिट है जो मेजर करता है इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ सोलर रेडिएशन। क्लियर है, चलो सिंपल सी बात है। ठीक है, देन लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है, द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर लैप्स रेट। ठीक है, देन एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइज और फॉल्स इज कॉल्ड एडियाबेटिक लैप्स रेट। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है और लैप्स रेट जो होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। और वहीं एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर स्क्वायर होता है, सॉरी पर किलोमीटर होता है। द कंडीशन इन विच देयर इज abrupt rise instead of fall temperature is called inversion। जब ये उल्टा हो जाती है, इसमें मतलब क्या कि वैसी कंडीशन जब जो एब्रप्ट हो जाता है राइज इंस्टेड ऑफ फॉल, यानी जो फॉल करने के समय में वो सीधा से राइज हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं इन्वर्जन हो गया है। ठीक है, तो इस पूरे टेम्परेचर के फॉल होने के चांसेस में जब राइज हो जाता है तो हम इसको कहते हैं इन्वर्जन। अब अल्बिडो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अल्बिडो कभी कभी पूछता है। अल्बिडो क्या है, एक प्रकार का रेशियो है जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग जो सोलर रेडिएशन होते हैं अर्थ सरफेस पे उसका रेशियो है। क्या रेशियो है, अल्बिडो क्या है, एक प्रकार का रेशियो है जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो सोलर रेडिएशन जो आते हैं और जाते हैं अर्थ सरफेस पे उसको उसके रेशियो तो हम क्या कहलाते हैं, अल्बिडो कहलाते हैं। यानी द रेशियो बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अल्बिडो। चलो, इट इज परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस इज नोन एज अल्बिडो, है ना। इट इज परसेंटेज, ये परसेंटेज में होता है, आपको पता है। इसका दूसरा डिफिनेशन आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो भी सोलर रेडिएशन का इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्टेड होता है सरफेस से, उस दोनों के बीच का रेशियो या उस दोनों के बीच का परसेंटेज हमारा कहलाता है अल्बिडो। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। और यहाँ रेंज जो होता है वो 23 से 30% के आसपास होता है। या तो डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्बिडो कितना रेंज करता है, तो 23 से 30%। या तो आपके डिफिनेशन पूछ सकते हैं, तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, जितने भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो इनकमिंग होता है और जो आउटगोइंग, जो इनकमिंग होते हैं जो आउटगोइंग होते हैं, उस दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो हमारा कहलाता है अल्बिडो। और अल्बिडो परसेंटेज में होता है। ठीक है, चलो साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, a cyclone is a roughly circular low pressure area whose diameter may be from 100 to 1000 miles and wind movement towards the center। साइक्लोन क्या होता है, जो विंड का मूवमेंट होगा वो सेंटर की तरफ होगा और ये अप्रोक्सीमेटली 100 to 1000 माइल्स के डायमीटर में ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है, तो वो हमारा साइक्लोन कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज लोएस्ट इन द सेंटर ऑफ द रीजन ऑफ दिस रीजन एंड इंक्रीज रैपिडली आउटवर्ड्स। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लोएस्ट होता है इन द सेंटर, सेंटर में लोएस्ट होता है, धीरे धीरे एकदम बाहर की तरफ इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। इसलिए आपको जब फिल्म वगैरह में देखे होगे, रियल में तो नहीं देखे होगे, फिल्म वगैरह में देखे होगे कि जो घूमते आता है और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है सेंटर के बीच में, और जब ये बाहर निकल रहा होता है तो एकदम ज्यादा इंक्रीज करता है, रैपिडली इंक्रीज होता है आउटवर्ड के डायरेक्शन में, तो फिर ये पूरे एरिया को कवर करता है।
देन टोरिंडो, टाइफून्स, हेरिकेन्स, अच्छा एग्जाम्पल है ना, एक नहीं है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको टोर्नाडो, टाइफून्स, टाइफून्स, हेरिकेन्स आर नेम ऑफ साइक्लोन, ये सब साइक्लोन के नाम है। एक हमारा टोर्नीडो है, एक हमारा ये टोर्नीडो है, टाइफून्स है, देन हेरिकेन्स है, ठीक है। चलो अब क्लाइमेट की बात करते हैं। अच्छा ये एक बार बता रखे हैं, फिर से आपको दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइमेट इज जनरलाइज्ड वेदर और समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ कंपैरेटिवली बिगर लॉन्गर पीरियड, है ना। वही है कि सम ऑफ वेदर, यानी बहुत सारे जब मौसम अगर चेंज हो जाएंगे और एक साथ एक ही प्लेस पे होंगे, एक साथ होंगे, है ना, कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए, तो हमारा लॉन्गर पीरियड के कंपेयर में तो हम कह लेंगे कि ये क्लाइमेट है, ठीक है। वही सारी चीजें आपको बताई जा रही है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो डी कंडोले के हिसाब से 1900 एडी में द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बेस्ड ऑन वेजिटेशन, ठीक है। वेजिटेशन के आधार पे क्लाइमेट का चेंज डी कंडोले के हिसाब से किया गया था, जो कि 1900 एडी में किया गया था। देन कोपेन की बात करें 1936 में, ये इन्होंने वर्ल्ड क्लाइमेट को 5 ग्रुप में बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ वेदर एलिमेंट्स। अब ट्रोल के हिसाब से 1965 में दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन फाउंड सेटिस्फैक्टरी टू एक्सप्लेन वेजिटेशन जोन ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यही दोनों के हिसाब से ट्रोल के हिसाब से ये बांटा गया था क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन किया गया था क्लाइमेट को। देन दिस क्लासिफिकेशन इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और ये जो क्लासिफिकेशन था ये एग्रीकल्चर के पर्पस से क्लासिफाइड था, जो कि ट्रोल के हिसाब से ट्रोल के द्वारा 1965 में की गई थी। द इग्री सेट जो कि हैदराबाद में है, अडॉप्टेड दिस मेथड फॉर क्लासिफाइंग सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया। जो सेमी एरिड ट्रॉपिक जो है या सेमी एरिड रीजन जो है उसमें जो है इग्री सेट ने इस क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। चलो नाउ थ्रॉन्थ वेट के हिसाब से बेस्ड ऑन पी इंडेक्स, बेस्ड ऑन पीई इंडेक्स के हिसाब से टीई एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पी जो होता है वो प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस होता है, और टी जो होता है आपका प्रेसिपिटेशन होता है पी। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है देखो, पी जो होता है वो प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस होता है, पी मतलब एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, ई फॉर एनुअल इवापोरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी जो होता है, पी इंडेक्स जो होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, और जो टी जो है वो हमारा टोटल इवापोरेशन। तो ये क्या होता है कि पी इंडेक्स इक्वल टू पी बाई ई डिवाइडेड इनटू पी डिवाइडेड बाई ई इनटू में 100, यानी एनुअल प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय में एनुअल इवापोरेशन इनटू में 100। ये हमारा थ्रॉन्थवेट के द्वारा क्लासिफिकेशन था। और मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स की बात कर ले, एमडीआई की बात करें तो एआईसीआरपी ऑन ट्रायल एंड आईसीआर के अंदर जो था वो अडॉप्ट किया गया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एमडीआई, एमडीआई के तहत मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के हिसाब से, यानी इसका क्या फॉर्मूला होता है ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की बात करें, सब ह्यूमिड में अप्रोक्स इतना होता है 0 टू 33.3, सेमी एरिड में आपका -33.3 टू -66.6। देन एरिड की बात करें तो एरिड की बात करें तो ग्रेटर देन -66.6। ये आपके एमडीआई वैल्यू के हिसाब से टाइप्स ऑफ क्लाइमेट थे। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी में आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आरएच जो होती है, आरएच का क्या फॉर्मूला हो जाता है, वाटर वेपर प्रेजेंट डिवाइड में वाटर वेपर फ्रॉम सैचुरेशन इनटू में 100, उसका यूनिट जो होता है वो परसेंटेज में होता है। देन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो यूनिट जो होता है वो हमारा ग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें तो यूनिट हमारा ग्राम पर केजी के हिसाब से होती है। देन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करें, यहाँ से आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। और टेम्परेचर भी यहाँ पे दिया गया है, देखो रेंज जो होता है वो 0.5 से बड़ा और 6 mm तक के रहता है। देन डीजल की बात करें तो डीजल वैसा होता है जो 0.5 से कम होता है। स्नो जो होता है सब्लिमेशन होता है। ड्यू जो होता है वो मॉइस्चर कंडेंसेज ऑन सरफेस, जो जिसको हम लोग ओस कहते हैं, ठीक है, वो हमारा हो जाता है। फ्रोस्ट की बात करें तो आइस डिपोजिट, जब आइस आपके जिसको ओला कहते हैं, ओला फ्रोस्ट मतलब ओला कहते हैं, तो जो आइस हमारा जो डिपोजिट होता है उसको हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं। फॉग जो होता है वो टीनी क्लाउड्स होता है जो 1 to 50 माइक्रो का होता है, ठीक है। देन मिस्ट जो होता है वो थीन फॉग होता है, फॉग का भी थीन फॉर्म जो 50 to 150 माइक्रोमीटर के आसपास का होता है। वेपर की बात कर ले तो 0.001% ऑफ ग्लोबल वाटर, ये हमारा वेपर कहलाता है। टेम्परेचर की बात करें तो एसआई यूनिट हमारा डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कंजर्वेशन की बात करें, अगर डिग्री सेल्सियस को आप चेंज करना चाहते हो, डिग्री सेल्सियस में अगर चेंज करना चाहते हो तो फ़ारेनहाइट अगर दिया गया है तो -32 इंटू में 5/9 कर लोगे। अगर सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर
केल्विन में आपको चेंज करना है तो आपको डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 कर देना है, तो आपके केल्विन में चेंज होगा। ये कन्वर्जन आपके आराम से पूछे जाते हैं, तो इसको तीनों को याद करना है कि जब केल्विन में जब सेल्सियस में रहेगा तो केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, जब सेल्सियस में रहेगा तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, जब फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा टेम्परेचर तो उसको सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो ये तीनों आपके फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं फॉर टेम्परेचर। तो मैक्सिमम थर्मोमीटर के लिए मरकरी बेस्ड होता है, मिनिमम थर्मोमीटर के लिए अल्कोहल बेस्ड होता है, सॉइल थर्मोमीटर के लिए मरकुरी विथ बैंड होता है, थर्मोकपल्स की बात करें तो फॉर सॉइल टेम्परेचर थर्मो इलेक्ट्रिक एंड रेजिस्टेंस होता है। ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए जो कि टेम्परेचर के लिए हैं। अब फेनोमेनस और लाइंस की बात कर ले तो कंटूर लाइंस क्या होता है, इक्वल एलिवेशन होता है। आइसोप्लेट्स लाइन क्या होता है, इक्वल वैल्यू ऑफ एनी फेनोमेना। आइसोबार क्या होता है, इक्वल प्रेशर होता है। आइसो हाइट्स क्या होता है, इक्वल रेनफॉल। ठीक है, ये कुछ लाइनें हैं जो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। आइसोबास जो है वो इक्वल वाटर टेबल एलिवेशन होता है। आइसो हिल्स की बात करें तो इक्वल सनसाइन होता है। हिल से याद रखना है एच तो साइन। ठीक है, आइसोफेन क्या होता है, इक्वल सीजनल फेनोमेना होता है। तो यहाँ पे फेनेन है तो फेनोमेना। आइसोलेथर्म जो इक्वल टेम्परेचर, थर्मो जो याद रखना है टेम्परेचर। आइसोटॉप्स तो न्यूट्रॉन्स, टी फोटॉन्स। आइसोप्लोवियल यानी इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। आइसोटेच इक्वल वेलोसिटी। आइसोटेरे इक्वल मॉइस्चर। आइसोडेमिक सिमिलर डिजीज सेवरिटी। इसको याद करने के लिए जैसे डिजीज सेवरिटी होता है पेंडेमिक का आंसर, तो यहाँ पे डेमिक ही। आइसोक्लाइंस जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कर्व है, ये अधिकतर आप पढ़ोगे जब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तब आपको ये सब देखने को अधिकतर मिल सकता है कुछ कुछ टर्म। हम कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, उसके यूजेज की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट एक तरफ दिया गया है, यूजेज एक तरफ दिया गया है। तो अल्टीमीटर का यूज हाइट को मापने के लिए किया जाता है। एनीरॉइड बैरोमीटर का हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। एनीमोमीटर की विंड स्पीड के लिए। बियोफोर्ट स्केल के विंड फोर्स इन सी के बारे में। देन क्रेसेकोग्राफ के बारे में प्लांट ग्रोथ के। डायनेमोमीटर कन्वर्ट्स करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टेम्बेल स्ट्रोक जो होता है वो सनलाइट के ड्यूरेशन को। देन ईसीजी जो है वो हमारे हार्ट मूवमेंट को मेजर करता है। विंड वेन की बात करें तो विंड डायरेक्शन को। टेंसियोमीटर जो होता है वो सॉइल मॉइस्चर टेंशन को करता है मेजर। चलो देन इस इंस्ट्रूमेंट में फिर से दिया गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। पोरोमीटर जो होता है एस्टोमाटल पोरस तो एस्टोमाटल बिहेवियर को मापता है। हाइड्रोमीटर जो होता है लिक्विड की डेंसिटी को। हाइग्रो और साइक्रो दोनों एक ही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है। देन लैक्टोमीटर मिल्क की प्योरिटी को मापता है। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में दे दिया गया, उसका यूज के बारे में दे दिया गया है, काफी यूजफुल रहेगा ये। लाइसीमीटर की बात करें तो लीचिंग या इवेपोट्रांसपिरेशन को मापा जाता है, यह आपको बताया गया था। मैनोमीटर जो है वो आपके रूट के प्रेशर को मापता है। प्लेनीमीटर जो होता है वो एरिया ऑफ इरिगेशन इरेगुलर फिगर के बारे में दिखाता है। देन पायरहेलियोमीटर की बात करें तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। देन पायरेनोमीटर की बात करें तो ग्लोबल सोलर रेडिएशन। देन पिक्नोमीटर की बात करें तो सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको मापता है। ठीक है, फिर कुछ और दो टर्म है जो पैजियोमीटर जो है वो हमारे वाटर टेबल डेप्थ को मापता है, और पोटोमीटर जो है वो हमारा ट्रांसपिरेशन को मापता है। इसके बाद आपके कुछ क्लासिफिकेशन जो इरिगेशन प्रोजेक्ट के हिसाब से दिए गए, जिसमें आपके मेजर प्रोजेक्ट टाइप जो होता है वो उसका सीसीए जो होता है वो 10,000 हेक्टेयर के आसपास होता है, और कॉस्ट जो लगता है वो 50 करोड़ से ज़्यादा लगता है। वहीं मीडियम की बात करें तो 2000 से 10,000 तक लगते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से, और कॉस्ट जो होता है वो 5 करोड़ से 25 लाख के आसपास लगता है। देन माइनर की बात करें तो माइनर प्रोजेक्ट में आपके 2000 से कम लगते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से, और 25 लाख से भी कम पैसे लगते हैं। देन हम यूनिट 6 की बात कर लेते हैं मानसून के बारे में। यूनिट 6 अभी नहीं करेंगे कवर, चिंता मत कीजिए, लेकिन कुछ यूनिट से हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं क्योंकि 57 नंबर पेज के अंतर्गत आती थी और हम लोग पेज के हिसाब से चल रहे हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। तो मानसून जो है वो वर्ड फ्रॉम अरेबिक जो कि मौसम से वर्ड से मिलकर आया है, या मौसम के वर्ड से मिलकर आया है, जो कि सीजन होता है इसका है मतलब, तो अरेबिक वर्ड से है। सीजनल विंड रिवर्सल ओवर इंडियन ओशियन स्पेशली अरेबियन सी। ठीक है, इंडिया जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन के अंतर्गत आती है और उसके थ्रू वर्षा होती है। टोटल रेनफॉल की बात करें तो 1194 मिलीमीटर होता है मानसून। ठीक है, वर्षा एनुअली की बात कर ले तो रेनफॉल वॉल्यूम जो होता है वो 400 मिलियन हेक्टेयर होता है ना, MHA। देन रेनी डेज की बात करें तो 130 डेज पर साल, यानी एक साल में 130 दिन के आसपास वर्षा होती है। देन रेनी डे की बात कर ले तो ग्रेटर देन 2.5 mm इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली आपके 2.5 मिलीमीटर वर्षा हो जाते हैं। ठीक है, रेनी डे। ठीक है, तो ये हमारे पूरे टॉपिक थे जो कि यूनिट जो हम लोग 57 नंबर पेज तक,
यानी हमने 50 से स्टार्ट किया था, 57 नंबर पेज तक हमने बात किया है। आगे के सेशन में हम आगे की बात करेंगे और इसका एमसीक्यू सेशन आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप बाद में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है वहां पे आप जाके देख सकते हो, या अगर अभी आज लाइव देख रहे हो, आप आज ही के दिन देख रहे हो, तो आपको ये एमसीक्यू सेशन आपको रात के लाइव क्लासेस में हो जाएंगे, लाइव सेशन में हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए बस नहीं, अगर इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या इसके अंदर मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई होगी तो आप नीचे जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं इसको सुधार सकूं। और बाकी इंसान है भैया, गलतियां तो होगी, हो सकता है कि मेरे पीपीटी में कुछ चेंजेस हो सकता है या कुछ बदलाव हो गया होगा जिसके कारण से मैं गलत रिप्रेजेंट कर दिया हूँ यहाँ पे, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, अच्छे तरीके से स्वीकार करूंगा कि हो सकती है, गलतियां हो सकती है, तो आप नीचे जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। दिखती रहिए शिवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए होगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।